डिले। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। सही है, अगर आपने नहीं लिखा था तो प्लीज़ घर जाके लिखा करें ना। पीडीएफ अपलोड किस लिए होती है? घर जाके लिख लिया करो। पता है ना पीडीएफ का है, नहीं पता? ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है ना। आप क्लिक करेंगे तो आपके पास भी खुलेगी पीडीएफ। थोड़ी देर लगती है खुलने में क्योंकि वो हैवी फाइल है। लेकिन लेक्चर कुछ नहीं कॉपी किया हो तो प्लीज़ जाके कॉपी किया करें। सही है, डोंट जस्ट लीव इट लाइक दैट। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जाम में अभी सवाल नज़र आएगा। मैंने अभी स्कूल में टेस्ट लिया, उसमें तो मैंने डायरेक्ट स्केचिंग का सवाल पूछा क्योंकि पास पेपर में आया हुआ था। चलें रिकॉल करते हैं। पहले डिसाइड करना होता है हैप्पी फेस सैड फेस। फिर डिसाइड करना होता है कि भाई वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। वाई इंटरसेप्ट सी की वैल्यू होती है। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, वाई को ज़ीरो रख के। सही है, फिर कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो एक्स इंटरसेप्ट आ गए थे। फिर मैंने करके दिखाया था इब्राहिम के वर्टेक्स भी जो होता है वो भी जो है वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन हमें मैन्युअली भी करना आना चाहिए। मैन्युअली करने के लिए क्या फॉर्मूला याद कराया था हमने? माइनस बी ओवर 2a याद किया था। फिर एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेशन में लगाते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाता है। अभी मैं आपसे क्या करने को कह रहा हूँ? मैं आपसे इसका स्केच बनाने को कह रहा हूँ। ये वाली इक्वेशन का स्केच बनाना है। डिसाइड करें पहले हैप्पी है सैड है। सैड है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है। ए की वैल्यू नेगेटिव है, देयरफॉर इट इज़ अ सैड फेस। सही, अगर ये सैड फेस है फिर आगे क्या क्या करना है? वाई इंटरसेप्ट निकालना है। वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? 3। नज़र आ रहा है वाई इंटरसेप्ट 3, कांस्टेंट की वैल्यू। सही है। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे? वाई इक्वल्स टू ज़ीरो रख के बता रही है बुशरा। बिल्कुल निकाल लेंगे। फिर वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? माइनस बी ओवर 2a। माइनस बी ओवर 2a किया आपने तो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। फिर आप वाई कोऑर्डिनेट खुद से निकालेंगे। तो ये लिखें भी अगर पहले से नहीं लिखा हुआ, बराबर में इसका जो है वो दूसरा ग्राफ भी बनाएं। ड्रॉ द अदर ग्राफ इज वेल। तो ये मैं भी साथ साथ बोर्ड पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपका कुछ गलत कैलकुलेट हो प्लीज़ देखिएगा। तो ये पहले मैंने 3 - 4x - 2x² मैंने डिसाइड किया कि भाई ये एक सैड फेस है। वाई इंटरसेप्ट जो है वो इसका 3 है। और एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को ज़ीरो करना पड़ेगा।
तो x की दो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं बता दोगे? -2.58 ऐसी थी कुछ और 0.58 सही है। फिर x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला -b/2a -4/2 times -2, so 4/-4 which is -1। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अभी हमने सीखा कि y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट को लगा के देखना पड़ता है। 5, तो ये बन रहा है -1,5। सारे पॉइंट्स आ गए मेरे पास भाई। x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, टर्निंग पॉइंट सब निकाल लिया मैंने। छोटा सा स्केच बनाऊँ मैं, ओके। बहुत कोई एलैबोरेट स्केच नहीं बनाना होता। बन गया, सही है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने -5 मार्क किया, ओके। इतना स्केच बनाएंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अक्सर क्वेश्चंस में एक्सिस बनी हुई होती है, तो ये तो आपने उस एक्सिस को फॉलो करना होता है। यहाँ से क्लियर हो गया? कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? अभी ये वाला जो है मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। मैं पहले आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं वापस इस पे आऊँगा। सवाल देखें हम। स्केच बनाने को नहीं कहा, देयर इज समथिंग एल्स इन दैट क्वेश्चन दैट्स रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन। क्या कहते हैं? द कर्व y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर plus bx plus c has a minimum point at -12, -11/2। Find the values of b and c। सही, कैसे निकालूं? ये क्या चीज दी हुई है? व्हाट इज दिस पॉइंट? मिनिमम पॉइंट विच इज द वर्टेक्स। तो मैंने वर्टेक्स टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले बता दिए भाई। अब बताओ कैसे निकालूं -b, वो b और c? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? -b/2 है। -b/2 है किसका फॉर्मूला होता था? x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स का। वो कितना है? क्या वैल्यू दी हुई है? -1/2। तो -b/2 है किसके बराबर होगा? -1/2 के बराबर होगा। सही है इब्राहिम। इसमें a क्या है? 2। b की जगह b लिखा हुआ है और c की जगह भी c लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, b एक अननोन है, a की वैल्यू लग जाएगी भाई। ये माइनस माइनस कॉमन होते हैं दोनों साइड पे, तो कैंसिल हो जाते हैं। सही है। b इज 4/2 विच इज 2। तो एक वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। सही है। अब मुझे बताओ कि अगर b की वैल्यू आ गई तो c की वैल्यू कैसे निकालूं? व्हाट शुड आई डू टू फाइंड c? कौन सा, क्या इक्वेशन में रख दें? y और x सब रख दें भाई। आपने -11/2 को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। -11/2 किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। सही है। x की वैल्यू क्या है? -12 दी हुई है इस पॉइंट की। सही है, सब रख दिया मैंने सवाल के अंदर। तो यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट। एक बात तो ये है कि भाई इंफॉर्मेशन जितनी भी दी हुई होती है सारी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही होती है, बिकॉज देयर इज़ नो यूजलेस इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। तो -11/2 भी इस्तेमाल हुआ, -12 भी इस्तेमाल हुआ, मिनिमम पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल हुआ, एंड सो ऑन। सही है। तो ए लेवल्स के क्वेश्चंस में आपको इंफॉर्मेशन इतनी दी होती है जितनी क्वेश्चन में चाहिए हो, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देता वो। तो आपने किसी चीज़ को यूज़ नहीं किया तो आप पहले उसको यूज़ करें। उन्होंने कहा वाई की वैल्यू सर यूज़ नहीं हुई, मैंने कहा सही है, वाई की जगह लगा दो भाई। उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स क्या थी, मैंने वो भी लगा दी। सही है। और बी पहले से निकला होता। तो देखो सी आ गया आपके पास। क्या आ रहा है सी? कैलकुलेट किया किसी ने? -5। सही है। कैलकुलेटर प्लीज सही से चलाना है।
यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? तो बी और सी दोनों की वैल्यूज आ गई, मैं बॉक्स बना दूंगा, ये मेरे आंसर्स हो जाएंगे। एनी कंफ्यूजन्स? बोलो। देख लेते हैं। देखो मेरी आदत है कि मैं पूरा का पूरा एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिख देता हूँ। सब टर्म्स राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी ना। अगली टर्म क्या थी? 2 × -हाफ। सही है, देखो कैलकुलेटर खुद ही देगा मुझे आंसर, मुझे कोई चीज़ मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एग्ज़ाम में मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे, आपने बीच में कोई कैलकुलेशन की, आपने मुझे लिख के दिखाया कि सर 2/4 बना है, कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलने वाले। सही है, इसके कहाँ मार्क्स होंगे? इसका 1 मार्क मेथड का ये रहा, और आंसर का ये रहा, 2 मार्क मिल गया, बस ख़त्म। इसके बीच में आप जितनी भी मुझे कैलकुलेशन करके दिखाएं, सब आप अपने कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। क्वाड्रेटिक जहाँ सॉल्व कर रहे हो वहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला बस तुमने लिख के दिखाना है, उसके साथ ए बी सी की वैल्यूज लिख के दिखानी है, बस। सही है। वो भी मैं अभी तुम्हें कहूँगा इलाई कि तुम जो है वो होमवर्क करते हुए और क्लास वर्क करते हुए उस बारे में ना सोचो। ये तो छोटी सी चीज़ है ना जो एंड में फिक्स की जा सकती है। अभी हमने जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना, तो अभी उस पर ही सारा फोकस रखा करो। जैसे ही क्वाड्रेटिक नजर आए कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया, अभी आगे तो बहुत सारी आएंगी क्वाड्रेटिक। सही है, क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा मैंने ऊपर एक क्वेश्चन छुड़वा दिया था, पार्ट 3 है ना। पार्ट 3 अब क्यों छुड़वाया था, ये अब गौर से बातें सुननी है। उससे पहले एक और चीज़ भी यहाँ पे मैंने एड्रेस नहीं की, उसने कहा डिटर्मिन द लाइन ऑफ सिमेट्री। सबने लाइन ऑफ सिमेट्री ओ लेवल मैथ में पढ़ा है, भाई बताओ क्या होता है, कैसी लाइन होती है? सही है, वो कर्व को या शेप को ऐसे डिवाइड करती है कि वो हाफ में डिवाइड होता हुआ नजर आता है, लेकिन इसेंशली वो एक मिरर लाइन होती है, ये रिफ्लेक्शन हो रही होती है दोनों साइड्स के ऊपर। सही है, तो क्या आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि इस कर्व की एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो यूं करके गुजरेगी? सही है, और किस पॉइंट से हमेशा गुजर रही होती है? मिनिमम पॉइंट से गुजर रही होती है। अभी ये ग्राफ एक्यूरेट नहीं बना हुआ ना, इसलिए मिनिमम पॉइंट से नहीं गुजरती है, नजर आ रही। सही है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो यूं सेंटर से गुजर रही होती है। मेक सेंस? अब एक चीज़ जो मुझसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते हुए मैंने एड्रेस नहीं की थी, वो थी कि भाई वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है। सबने वो लेवल मैथ में सीखी है, याद करो क्या होती है कि अगर मैं कोई सिर्फ लाइन सिर्फ वर्टिकल बना दूँ तो वो टिपिकल फॉर्मेट में तो नहीं होती, y = mx + c में नहीं आ सकती। क्या होती है इक्वेशन? x = समथिंग, व्हाट इज दैट समथिंग जहाँ से लाइन कट कर रही हो? किस पॉइंट पे कट कर रही है? 3 पे कट कर रही है, या 3 पे नीचे से गुजर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x = 3। तो डिटर्मिन द लाइन ऑफ सिमेट्री, सो व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री? द लाइन x = 3 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। इधर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? x = -1। और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं तो उनकी लाइन उनकी इक्वेशन क्या होती है? y = समथिंग होती है, जहाँ भी वो गुजर रहे हो y = समथिंग आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे हमने लाइन ऑफ सिमेट्री की भी बात कर ली। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं अगले पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है? मैं क्यों इसको एज ए सेपरेट क्वेश्चन ट्रीट कर रहा हूँ, उस दिन मैं दूसरी क्लास में करा रहा था तो किसी ने कहा सर कोई बात नहीं, ये तो डिफरेंट फॉर्म लिखिए, इसको एक्सपैंड करें, वही फॉर्म बन जाएगी। एंड आई एग्री विथ यू। सही, एक्सपैंड करोगे तो वही फॉर्म बन जाएगी, वही लगाओ -b/2 है, वही सारी कहानी दोबारा से। सही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात सिखाना चाह रहा हूँ, वो ये कि ये फॉर्म भी एक डिफरेंट फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है? दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म। आपको यहाँ पे फैक्टर्स बने हुए नजर आ रहे? सही है, दो फैक्टर्स बने हुए नजर आ रहे हैं, x-1 का ब्रैकेट और एक x-2 का ब्रैकेट। दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। हर फॉर्म की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। जैसे अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे, देयर समथिंग कॉल्ड द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। ये वाली फॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या थी जो पहले सीखी है आपने, कि उससे वाई इंटरसेप्ट जो है वो फॉरन से पता चल जाता है,
जो कांस्टेंट लिखा हुआ वाई इंटरसेप्ट। इस फॉर्म को देख के बताओ कि इससे डायरेक्टली क्या पता चल सकता है। एक्स इंटरसेप्ट पता चल सकता है हमारा, बता रही है हमें। क्या है एक्स इंटरसेप्ट हमारे यहाँ पे? 1 और 2 निकलेंगे। उन्होंने मेंटली जल्दी से क्या किया है, उन्होंने y की जगह 0 लगा दिया और उन्होंने कहा सर ब्रैकेट 2 बने हुए, तो आइदर x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। सही है, तो एक काम स्केचिंग करते हुए पहले से हो गया भाई हमारे पास। सही है। और क्या क्या डिटर्मिन करना होता है कि हैप्पी है या सैड है? तो एक्स स्क्वायर के बारे में सोचेंगे। एक्स स्क्वायर के बारे में सोचें, पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है, मेंटली मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नजर आ रहा है। सही है, सबको नजर आ रहा है कि पहली टर्म मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हैप्पी फेस भी हो जाएगा। क्या रह गया? वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ता है? एक्स को 0, वो उस फॉर्म में तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट निकाल सकूं, लेकिन एक्स को 0 रखना भी बड़ा आसान है कि 0 - 1 0 - 2, तो -1 × -2 गिव्स मी 2। क्या रह गया अब? वर्टेक्स रह गया, टर्निंग पॉइंट रह गया। पहले कैसे निकाला था? -b/2a, लेकिन यहाँ तो ए बी सी है ही नहीं। मैं खोलूंगा तो कहानी वहीं चली जाएगी, वो पिछला वाला क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो यहाँ पे अब एक नई बात सीखने को है। वो नई बात क्या सीखने को है कि अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने अभी आपको क्यों दिखाई, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लाइन ऑफ सिमेट्री का एक खास मकसद होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है? कर्व को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये जो एक्स इंटरसेप्ट भी आपको नजर आ रहे हैं, ये भी इक्वली डिवाइड हुए हुए हैं, सेम डिस्टेंस में है दोनों साइड्स पे। ऐसे ही है, क्वाड्रेटिक कर्व सिमेट्रिक हुआ करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब है दोनों साइड पे बराबर। तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे होता है उतना ही डिस्टेंस दूसरी साइड पे भी होता है। सही है, अगर ऐसी सिचुएशन है एंड यू हैव डिस्टेंसेस इक्वल ऑन बोथ साइड्स, कैन आई देन से कि ये जो पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री थी, ये दोनों एक्स इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट है। सही है, दोनों एक्स इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के लिए क्या करते थे? ऐड करके डिवाइड बाय 2। ऐसे ही करते हो सेंटर वैल्यू निकालने के लिए ना। तो मैंने कहा कि अब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पहले क्या हुआ करता था? -b/2 है ना। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। क्या एक्स इंटरसेप्ट पहले निकाल लिए? हमारे ने हमें बताया था कि सर डायरेक्ट निकले हुए 1 और 2, 1 + 2 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही है। क्या आ गया? 1.5। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? सही है, इक्वेशन में लगा दें तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। (1.5 - 1 and 1.5 - 2). तो वही सारी चीज़ें दोबारा से आ गई मेरे पास। बस मैंने नई बात क्या सीखी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ज़रूरी नहीं है -b/2a से निकले, वो मिड पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट भी। तो अब यही कॉन्सेप्ट तुम चाहो तो पिछले वाले सवाल में भी लगा सकते हो। तो सर फिर आपने -b/2a क्यों निकाला? क्यों? क्योंकि -b/2a से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। तो हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से फ्रेज किए जा सकते हैं। सही है, जिस तरह उस क्वेश्चन में मैंने -b/2a आपको मजबूर कर दिया था कि आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई अगले क्वेश्चन में। सही है, तो ये अलग अलग फॉर्म्स की अलग अलग इंपॉर्टेंस। स्केच बनाना सिंपल सा है, जल्दी से मैं बना देता हूँ ताकि मैं आपको अगली फॉर्म भी आज करा दूँ, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट। क्या क्या है भाई कहानी? इस तरह का है भाई।
सही है, यहाँ तक क्लियर? देखिए, स्केचिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। आपको स्केच बनाना आना चाहिए, और स्केच में सबसे मुश्किल पार्ट जो होता है वो टर्निंग पॉइंट होता है। इसके लिए चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, उसके बगैर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सही? कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट थिंग नाउ? अगली फॉर्म कैसी फॉर्म है? कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म जो है वो सब ने एक ओ लेवल मैथ के अंदर देखी हुई है। सही है, ओ लेवल मैथ में हम कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म एक पर्टिकुलर तरीके से करते हैं। इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आती, तो इतनी प्रैक्टिस भी नहीं हुई होती, बट है आपके सिलेबस की, ओ लेवल के सिलेबस में भी। सही है। अब अगर किसी को याद है तो उसमें जो है वो आप कुछ ऐसा करते थे कि भाई मिडिल टर्म को डिवाइड बाई 2 करते थे, फिर वो ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करते थे। तो मैं ऐड मैथ किया हुआ? नहीं, ऐड मैथ तो नहीं किया हुआ। सही है, तो वो कर सकते हैं। सही है, बट क्वेश्चन जो है ना वो आगे ग्रेजुअली मुश्किल होते जाएंगे। जैसे ये सवाल है, टर्म्स बहुत आगे पीछे होंगी, फिर आगे एक और सवाल है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा ट्विक करूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि वो पुराने वाला मेथड अभी छोड़ें, वो आगे मैं बाद में आपको सिखा दूंगा, बट अभी मैं आपको एक नया मेथड सिखाऊंगा जो मैं चाहूँगा कि आप जो है वो हर क्वेश्चन में वही लगाएं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पास्ट पेपर में कुछ ऐसे सवाल हैं जो उस मेथड के बगैर सॉल्व नहीं होते। सही है, वो मेजॉरिटी जो होती है वो एड मैथ जिन्होंने किया हुआ भी होता है, वो ज़बरदस्ती वही मेथड अपना लगा रहे होते हैं पुराना वाला, उस पर क्वेश्चन गलत हो रहा होता है। अब इजी 2 मार्क क्वेश्चन है, अगर आपने गलत किया तो 2 मार्क चले गए। इसका आंसर गलत आया फर्स्ट, तो अगला आंसर भी गलत आएगा, क्योंकि तुम्हारा एक पॉइंट जो होगा वो गलत निकल रहा होगा। सही है, तो अभी नया मेथड हमने सीखना है, हम उसी मेथड को बार बार लगाएंगे। अच्छा, उससे पहले कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म होती क्या है? कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म ऐसी कोई भी फॉर्म जिसमें एक होल स्क्वायर लगा हुआ, ब्रैकेट के अंदर एक्स की टर्म्स बंद हुई हुई हैं, बाहर कांस्टेंट लगा हुआ है और एक होल स्क्वायर लगा हुआ है, चाहे उसके साथ बाहर माइनस हो, प्लस हो, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, एक ब्रैकेट ऐसा नजर आएगा जो होल स्क्वायर होगा। दैट इज द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। ओके। अच्छा, फिर अलग अलग देखो, हर क्वेश्चन में दी हुई है ए माइनस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। सही है, तो हमें जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म को फॉलो करना है। कहीं नहीं दी हुई तो क्या करना है, फिर वो बाद में डिस्कस करते हैं। सही, अब पहले गौर से सुने। दिस मेथड दैट आई एम अबाउट टू टीच यू इज कॉल्ड कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स किसको कहते हैं? जो वेरिएबल के साथ नंबर्स मल्टीप्लाई हुए हुए होते हैं, अटैच हुए हुए होते हैं उनके साथ। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो 10 है, +10। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, +1। सही है, तो इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाला मेथड आपसे कहता क्या है कि आपकी जो गिवन फॉर्म है वो आप अपनी डिजायर्ड फॉर्म के इक्वल लिखें। पहले गिवन फॉर्म को डिजायर्ड फॉर्म के इक्वल लिखा। अब जो डिजायर्ड फॉर्म है उसको कंपेयर करना है किसी तरह। कंपेयर सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स नजर आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही होगी इसकी एक्सपेंशन। सही है, अब क्या आपको भी लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म और राइट हैंड साइड पे एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म नज़र आ रही है? क्या उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो कंपेरेबल हैं? दोनों का कोफिशिएंट क्या नज़र आ रहा है? योर नेम इज़ नबीहा, राइट? सही, नबिया क्या नज़र आ रहा है? दोनों का कोफिशिएंट 1 नज़र आ रहा है हमें, तो हमने कहा कि 1 इक्वल्स टू 1 भाई। सही बात है, बैलेंस हो रहा है। सही, इब्राहिम अगला वाला कोफिशिएंट कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। इसका कोफिशिएंट कितना है और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? तो 10 को किसके बराबर होना चाहिए? 2p के बराबर, यानी p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। फिर तीसरा केस -3, ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। राइट साइड पे कितने कांस्टेंट है? p स्क्वायर भी है और q भी है राइट साइड पे। सही है,
राइट साइड पे जो है वो पी स्क्वायर भी है और क्यू भी है, तो हम कहेंगे कि -3 किसके बराबर होना चाहिए, सबको मिला के इसके बराबर होना चाहिए भाई। सही है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर से कंपेयर हो गई, एक्स वाली एक्स से हो गई, और कांस्टेंट वाली कांस्टेंट से हो गई। एक से ज़्यादा टर्म्स भी कंपेयर हो सकती हैं एज लॉन्ग एज वेरिएबल बराबर हो। एक इंटेलिजेंट काम जो मैंने इसमें किया है वो ये किया है कि मैंने जो मेरा प्राइमरी वेरिएबल था एक्स उसको इग्नोर कर दिया। Why? Because I am comparing only coefficients. I am not comparing terms. I am comparing coefficients. Okay? क्या आई पी की वैल्यू लगा दो, क्यू की वैल्यू क्या आ रही है -28। तो क्या सब एग्री करेंगे कि मैंने जो है वो अपनी डिज़ायर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। क्या हो गई है, एक्स प्लस पी होल स्क्वायर प्लस क्यू था, तो पी की वैल्यू 5 आ गई और क्यू की वैल्यू -28, तो बाहर प्लस माइनस मिला के माइनस बन गया और -28 मैंने लिख दिया। यानी इब्राहिम अगर तुम ये x प्लस 5 होल स्क्वायर -28 को दोबारा एक्सपैंड करो तो तुम्हारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x-3 आएगा। तुम चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है चेक करना। सही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक बात? एनी क्वेश्चंस? लिख लिया सबने? क्या हम क्या कर रहे हैं, लाइक कंपेयरिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है 10, कोफिशिएंट क्या है 2p, इसलिए x को इग्नोर कर दिया मैंने। कंपेयर से कोफिशिएंट हो रहे हैं, अगर तुम लगा भी दो ना तो भी कोई मसला नहीं है, x x से कैंसिल हो जाएगा, ये देखो डिवाइड होके कैंसिल हो जाता है ना। सही है, लेकिन मेथड का नाम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स है तो मैं कंपेयर कोफिशिएंट्स ही कर रहा हूँ सर। सही है, तुम कंपेयरिंग टर्म्स भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस? कैन यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या आप मेरे लिए इसको एक्सप्रेस करके दिखा सकते हैं? इसमें बस प्लस माइनस आगे पीछे हुआ है, आई वांट यू टू ट्राई इट फर्स्ट। सही है, ये जगह जो मैंने छोड़ी अब इसमें यहाँ पे छोटा सा एक नोट लिखूंगा, once you are done comparing coefficients।
क्या क्या आया पी और क्यू? पी और क्यू क्या है? Q3 आ रहा है 7। हाँ, -1। 7 नहीं आ रहा। देखते हैं, सामने करके दिखा दूँ तो पता चलेगा कि इसने क्या गलती की है। सही है, डायरेक्ट पता नहीं चलता है। ओके, देखते हैं। 3 + 4x, अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ, किसी को मसला तो नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे जो है वो x² वाली टर्म शुरू में हो तो ज़्यादा बेहतर लगती है। सही है, मैंने यहाँ पे पहले क्या किया, ब्रैकेट के अंदर एक्सपैंड किया, a² 2ab + b²। ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस की साइन बाहर लगी हुई है, सबके साथ लग जाएगा भाई। सही है, अब x² वाली टर्म को x² वाली टर्म से कंपेयर करना है, तो क्या कंपैरिजन हो रहा है? -1 = -1 हो गया भाई। सही है, 4 x का कोफिशिएंट है, किससे कंपेयर होगा? Q7 है। सही है, 4 जो है वो किससे कंपेयर होगा? -2p से। मैं 4x को नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 4 को कर रहा हूँ, तो मैं x को करोगे तो 2px लिख दोगे। सही है, 4 = -2p। p की वैल्यू कितनी आ गई भाई? -2। अब फर्स्ट जो जो रह गया वो सारा कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि मैंने बाकी टर्म्स तो कंपेयर कर ली। सही है, तो मैंने कहा यहाँ पे +3 है, वहाँ पे क्या क्या रह गया? -p² भी रह गया और q भी रह गया है, तो -3 किसके बराबर होगा? -p² + q के बराबर होगा। ऐसा ही है, -2² + q, -4 + q = -3। q इक्वल्स टू क्या, सॉरी, अच्छा +3 है, सॉरी +3 है, ओ है ना, 3 + 4 7। सही है, मैंने कंपेयर गलत किया था, +3 से कंपेयर होगा। सही है, तो क्यू की वैल्यू आ गई 7, तो क्या बना? 7 - x - 2 होल स्क्वायर। ऐसा ही है, ओके, समझ आया सबको? एनी क्वेश्चंस? कैन यू ट्राई द नेक्स्ट वन फॉर मी? उसका भी ये वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, मैं इसको ब्लैंक आउट कर देता हूँ। पहले एक्सप्रेस कर लें, फिर बाद में एंड वाला रिवील करेंगे हम। चलें जल्दी जल्दी करें, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम।
ये वाले थोड़े से आंसर्स वो आएंगे फ्रैक्शंस में एंड एवरीथिंग. ओके, किसी के आए आंसर्स? 1/4 नहीं बन रहा. तुमने b से मल्टीप्लाई किया सबको? ये देखो एक्सपेंशन में b आएगा ना. सही है. कंपैरिजन जल्दी से देखें. तो -2 जो हो गया वो -b से कंपेयर हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 2. -x का कोफिशिएंट है -1, वो किससे कंपेयर होगा? -2bc से. सही है. -1 इक्वल्स टू -2bc. b की वैल्यू आ गई थी तो c की वैल्यू बन रही है 1/4 बन रही है बिल्कुल. और -bc² प्लस a इक्वल्स टू किससे कंपेयर हो रहा है भाई? +5 से. ऐसे ही हो रहा है. सो 2 1/4 प्लस a इक्वल्स टू 5. a आना चाहिए आपके पास 41/8. तो ये बनेगी 41/8 -2 ब्रैकेट x प्लस 1/4 होल स्क्वायर. ऐसा ही है. सबको समझ आई है? देखिए कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है. यूजुअली क्वेश्चन का पहला पार्ट 2 मार्क्स के लिए, आप होमवर्क में देखेंगे तो बार बार यही नज़र आ रहा होगा वर्कशीट्स में. सही है. पहला पार्ट हमेशा यही होता है. क्यों ऐसा होता है? अब थोड़ा सा टाइम ख़त्म हो रहा है, इससे मैं इसको रश थ्रू नहीं करना चाह रहा. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है. जिस तरह पहली फॉर्म थी उससे वाई इंटरसेप्ट पता चला, दूसरी फॉर्म से क्या पता चला था बुशरा? एक्स इंटरसेप्ट. तीसरी फॉर्म से अब फौज क्या बताएगी? इब्राहिम बात सुनो यहाँ पे. सही है. तीसरी फॉर्म जो है मैंने निकाली, ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म डायरेक्टली क्या बता देती है? ये वर्टेक्स बता देती है. मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे होंगे. सही है. कैसे देख के बता सकता हूँ वो हम नेक्स्ट क्लास में हम एक छोटा सा नोट लिखेंगे. तीनों जो फॉर्म्स हमने निकाली इनके हम टर्निंग पॉइंट्स निकाल के देखेंगे और फिर आगे वाला टॉपिक करना शुरू करेंगे, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. सही है. प्लीज मेक श्योर दैट योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होमवर्क इज कंप्लीट बाय ट्यूसडे. मैं नेक्स्ट सैटरडे को एक छोटा सा टेस्ट लूँगा. सही है. हम टाइम देख लेंगे क्या टाइम रखना है. इसके बाद कौन सी क्लास है अभी? फिजिक्स. 1 घंटे का गैप है. नहीं तो तुम लोगों की इसके बाद क्या होती है? अच्छा तुम लोगों की पहले, सॉरी. सही है. तो इस 1 घंटे के गैप में जो है ना एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा. सही है. कहाँ तक का टेस्ट? यहाँ तक का टेस्ट. इससे पहले जितना भी किया है, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, स्केचिंग और पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सही है. तो ट्यूसडे तक प्रैक्टिस करें, डिस्कस करें मुझसे होमवर्क, और फिर हम अगले सैटरडे को टेस्ट करेंगे. होमवर्क मैंने अभी गूगल क्लासरूम बनाया है. गूगल क्लासरूम ज्वाइन करो और जो है वो पेजेस को स्कैन करो. कैम स्कैनर से एक PDF बना के अपलोड करना. सही है. तो मेरा TA उस ग्रुप पे होगा, वो चेक करेगा आपके होमवर्क. सही है. होमवर्क चेक करने का ये मतलब नहीं है कि आपके सारे आंसर सही आए हुए हों. होमवर्क चेक करने का ये मतलब है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हों. सही है. जहाँ जो चीज़ कैलकुलेट होनी है वो आपने कैलकुलेट किया. ओके. कुछ नहीं हो रहे सवाल तो मैं आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा. सही है. अभी हम डिस्कशन का भी कोई मैकेनिज्म बना लेंगे कि डिस्कस कैसे करने सवाल. सही है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries.
We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.